बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। जनाब, बड़े अफसोस के साथ, दुखे दिल के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि क्रिकेट शाइक की हैसियत से एज अ पाकिस्तानी ये दिन भी देखना था कि बांग्लादेश जैसी टीम पाकिस्तान में आती है और पाकिस्तान को ना सिर्फ पहला टेस्ट हराती है, पहली बार तारीख में टेस्ट मैच के अंदर पाकिस्तान को शिकस्त देती है, बल्कि अगले मैच में भी शिकस्त देती है, यानी व्हाइट वॉश कर देती है पाकिस्तान को। खेल में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट की बात की जाए तो लग ऐसा रहा है पिछले 3 साल से कि सिर्फ हार ही हार है। जीत वाली सिचुएशन पाकिस्तान 3 साल से तो कम से कम देख नहीं रहा। आप पिछले T20 वर्ल्ड कप उठा के देख लें, आप इंडिया के अंदर होने वाले ODI वर्ल्ड कप को उठा के देख लें, हम ऐसी ऐसी टीमों के सामने हार जाते हैं जिन टीमों के खिलाफ जो दूसरी टीमें होती हैं वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाती हैं, अपने रिजर्व प्लेयर्स को मौका देती हैं, क्योंकि वो समझती है कि सामने वाली टीम थोड़ी हल्की टीम है। लेकिन उसी हल्की टीम के सामने जब पाकिस्तान अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाता है, फिर भी इतनी शर्मनाक शिकस्त का सामना पाकिस्तान को करना पड़ता है। और पूरी दुनिया कह रही है कि जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट की ये तनज़ुली, ये हालत, ये इबरत आज से पहले देखने को नहीं मिली। 1999 के वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की शिकस्त के बाद से कई ऐसे मौके हैं जब पाकिस्तान ने फाइट बैक किया, पाकिस्तानी टीम जो है ग्राउंड में लड़ती हुई नजर आई। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो 2 टेस्ट पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के हुए हैं, सेशन बाय सेशन टेस्ट मैच से ये बात पता लगाई जाती है कि कौन सी टीम किस सेशन में हावी थी। अगर आप दोनों टेस्ट मैचेस के तमाम सेशंस को उठा के देख लें तो सिवाय एक सेशन के जिसमें पाकिस्तान ने बांग्लादेश के 26 रन्स पर 6 खिलाड़ी आउट कर दिए थे, इसके अलावा कोई सेशन में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जान मारती हुई नजर नहीं आई। और फिर एक बड़ा सवालिया निशान है कि एक ऐसी टीम, बांग्लादेश की टीम, जिनके अपने मुल्क के अंदर जो सियासी सूरत हाल है वो बेयकीनी की कैफियत का शिकार है, जहां पर पिछले 15 दिन के अंदर जो मारपीट हुई, जिस तरह से हसीना वाजिद अपने मुल्क को छोड़ के भागी, जहां पर एक उनके प्लेयर पर कत्ल का मुकदमा दर्ज है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तानी टीम को इस तरह से ट्रीट किया जैसे ये एसोसिएट टीम हो, ये वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम नहीं हो। ये बड़ा बड़ा अफसोसनाक मनाजिर देखने को मिले। और आप चाहे वनडे टीम उठा के देख लें पाकिस्तान की, आप T20 टीम उठा के देख लें, अब जो थोड़ी बहुत आस या उम्मीद टेस्ट मैच से लगाई गई थी वो भी पानी पानी होती चली जा रही है। अब इसकी वजूहात क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह मेरी नज़र में तो है, उसके बाद अहमद कुरैशी साहब स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं, जब पाकिस्तानी क्रिकेट स्टार्स बनाने पर लग जाएगी तो प्लेयर्स नहीं बन सकेंगे। जब आपकी तरजीह ये होगी कि आप नंबर 1 ODI प्लेयर हैं, आप नंबर 1 T20 प्लेयर हैं, तब आप टीम नहीं जीत सकती है। जब आपके जो फास्ट बॉलर हैं वो समझें कि भाई मुझे कप्तान बनाना चाहिए था, मेरे साथ नाइंसाफी की गई, जो कि मैं समझता हूं नाइंसाफी की गई, लेकिन उसके बावजूद वो ये समझें कि जनाब मैं तो बस ऐसे ही टाइम पास करने के लिए खेल रहा हूं। आप जो जिसको नंबर 1 बल्लेबाज कहते हैं वो पिछले 2 साल से टेस्ट मैच में 50 ना कर सकें, तो फिर आपकी टीम का यही हाल हो सकता है। अमेरिका से हम हारे, जिम्बाब्वे से हम हारे, अफगानिस्तान से हम हारे, ये तो चले वनडे और T20 में, वनडे में कोई अच्छा खेल जाए, T20 में कोई अच्छा खेल जाए, चल जाती है बात। लेकिन टेस्ट मैच में जिसमें आपके पास 2 चांसेस होते हैं, उन दोनों चांसेस में अगर आप परफॉर्म करके ना दें तो यह आपकी ना सिर्फ कारकर्दगी पर बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट पर भी एक सवालिया निशान बनता चला जा रहा है। अहमद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जरा गुफ्तगू का सिलसिला उनसे आगे बढ़ाते हैं। और खालिद महमूद साहब भी हमारे साथ हैं, एक्स चेयरमैन है PCB। आप दोनों शख्सियत का बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू अहमद साहब, सर क्या बोलूं, मेरे तो समझ नहीं आ रहा। मैं तो मतलब अभी T20 वर्ल्ड कप गया, उसका नुहा पड़ रहा था कि अमेरिका ने कैसे पाकिस्तान को सिंगल हैंडेडली शिकस्त दी है, कॉम्प्रिहेंसिवली शिकस्त दी है। उससे पहले आप इंडिया के वर्ल्ड कप की बात कर लें तो अफगानिस्तान ने जिस तरह से पाकिस्तान को हराया था, शिकस्त दी थी, किसी मौके पर ऐसा नहीं लग रहा था कि उनका दिन चल गया। ऐसा लग रहा था वो प्रॉपर क्रिकेट खेल रहे हैं और हम जो है ना वो बस ग्राउंड के अंदर खाना पूरी कर रहे हैं। तो सर क्या कहेंगे अहमद साहब? देखें सलमान, ODI वर्ल्ड कप में भी जब आपसे बात होती थी ट्रांसमिशंस के दौरान, तो मैं यही कहता था कि हमें क्रिकेट पे बात करते करते और पाकिस्तान की शिकस्तों पे बात करते करते अब शर्म आनी शुरू हो गई है, लेकिन इस टीम को शर्म नहीं आती हार हार के। और आई थिंक कि वो जो जिम्बाब्वे से हम हारे, उसके बाद फिर अफगानिस्तान से हारे, फिर US से हारे और अब बांग्लादेश से हारे, तो मेरे ख्याल में हमारे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया डिसाइड करना कि पाकिस्तान की टीम की हिस्ट्री का लोवेस्ट पॉइंट कौन सा था। क्योंकि देखें, T20 हो, ODI हो या टेस्ट हो, उसमें साबित हो गया है कि तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी जो है वो 0 की 0 है।
क्योंकि हम उन टीम्स के अगेंस्ट जिन्होंने जुमा जुमा 8 दिन हुए हैं क्रिकेट खेलते हुए, उनके अगेंस्ट हमारी परफॉर्मेंसेस इस तरह की हैं कि जिसका मतलब पैथेटिक से पैथेटिक परफॉर्मेंसेस अहमद होती जा भाई, रही हैं। वो इनको तो टेस्ट स्टेटस भी हमारी एक शिकस्त की वजह से ही मिला था, उन्हीं से हम हार गए। मतलब मैं तो वो हार भूल गया जो 1999 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में दी थी। मतलब ये तो शर्मनाक भी एक, अहमद भाई बहुत छोटा लफ्ज है शायद। देखें सलमान, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि बांग्लादेश को बने हुए जितना टाइम हो गया ना, आई गेस उससे पहले की पाकिस्तान की क्रिकेट मतलब सर एक चल रही एग्जिस्ट करती थी। तो कहने का मकसद ये है कि आपका इतना बुरा हाल हो कि एक मुल्क जिसकी पैदाइश से भी पहले से आपकी क्रिकेट कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती थी, आज आप उनसे टेस्ट सीरीज अपने ही घर में हार गए। फिर आप कंडीशंस को कभी पहले टेस्ट मैच के बाद कप्तान सब कंडीशंस को ब्लेम कर रहे थे, डिफरेंट प्लेयर्स कंडीशंस को ब्लेम कर रहे थे। भैया आपकी अपनी होम कंडीशंस थी, बंगाली प्लेयर्स ने आके या उनके किसी स्टाफ ने आके तो यहाँ पे वो कंडीशंस नहीं बनाई। फिर आप इतने मतलब सेंसलेस और पैथेटिक किस्म के लोग हैं कि आपको ना पिच रीड करनी आती है, ना आपको ये पता है कि कौन सी प्लेइंग 65 लाख रुपए आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मिलते हैं, और ये सिर्फ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद आपको खेलने के पैसे मिलते हैं, उसके बाद आपको एडवर्टाइजमेंट के पैसे मिलते हैं, उसके बाद आपको एंडोर्समेंट के पैसे मिलते हैं। उसके बावजूद अगर आप अमेरिका जाते हैं तो $24 के एवज आप लोगों से मुलाकातें करते हैं। तो सर इस शिकस्त के लिए देखिए सलमान, ये ना कहीं हमें डिसाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो आपने अर्लियर पॉइंट मेंशन भी किया है ये कि हमारे लिए पाकिस्तान की क्रिकेट, पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है या फिर कोई इंडिविजुअल स्टार और इंडिविजुअल प्लेयर इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर आप परफॉर्मेंसेस देखें पिछले 2-3 सालों में, तो पाकिस्तान ने कुछ भी अचीव नहीं किया सिवाय इसके कि जी वो बाबर आजम साहब की कवर ड्राइव बहुत जबरदस्त है, वो और शाहीन अफरीदी, ये तीनों जो है वो आईसीसी के अवार्ड जीत जाते हैं, पहले ओवर में विकेट लेने वाले नंबर 1 है ओडीआई रैंकिंग में। तो आई थिंक कि ये जो इन चीजों से जब तक हम बाहर नहीं आएंगे, और इसमें मैं आपको एक और चीज बताऊं सलमान, हमारी आवाम का भी कसूर है। अभी ये पिंडी का जो दूसरा टेस्ट था, मैं स्टेडियम में ही बैठ के देख रहा था। अब बाबर आजम की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी ना इस टेस्ट में ना दूसरे टेस्ट में, लेकिन लोग वहां पे बाबर आजम के नाम के नारे लगा रहे हैं और यही कह रहे हैं कि जी हमारा कप्तान कैसा हो, बाबर आजम जैसा हो। जब अवाम का और क्राउड का ये हाल होगा तो फिर उस प्लेयर का तो दिमाग खराब होना है ना। कुछ लोग होंगे सर, मैं आपको मेंशन करता हूं क्योंकि अवाम इतनी बाशऊर है। अगर आप इजाजत दें सर, खालिद साहब भी हमारे साथ हैं, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। खालिद साहब, एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, और ये पहली बार नहीं है। जब अमेरिका से पाकिस्तान आ रहा था, एक एसोसिएट टीम से पाकिस्तान आ रहा था और कॉम्प्रिहेंसिवली हारा था, वन साइडेड मैच हारा था, तब मैंने कहा था कि जनाब जब ये जो तनज़्ज़ुली है ना, ये शायद सबसे आखिरी तनज़्ज़ुली है, इससे नीचे इसको पाकिस्तान नहीं जा सकता है। लेकिन आज तो सर उससे भी हम नीचे चले गए। क्या कहेंगे खालिद साहब? बहुत शुक्रिया। मैं जो 50 साल हो गए हैं क्रिकेट की इंतजाम से, एडमिनिस्ट्रेशन से वाबस्ता हूँ। हुक्म सर। और मुझे वो ज़माना याद आ रहा है 70 की दहाई का, जब कारला साहब चेयरमैन थे और मैं उनके साथ सेक्रेटरी था क्रिकेट बोर्ड का। तो उस वक्त बड़ी कोशिश से हमने बांग्लादेश को एक एसोसिएट का स्टेटस दिलवाया था। वो चूँकि हमसे अलग होकर बनाता था, दिलवाया था। तो वहाँ से निकले हैं उस वक्त, बिल्कुल वो एक बच्चों वाली हैसियत और कैफियत थी उनसे। अब आके जो कुछ आज कुछ उन्होंने मार्का मारा है और कारनामा किया, पहले तो मैं उसी अपनी पुरानी साबका वाबस्तगी की वजह से मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि बड़ी अजीम उन्होंने फतह हासिल की है और वो आगे चला। और ये याद रखिए, बांग्लादेश जो है क्रिकेट में जो भी हमारे साथ मामला है, उनके लोग जो हैं पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में बहुत ही दोस्ताना और बड़े अच्छे जज्बात रखते हैं। खासतौर पे मुझे याद पड़ता है 99 में या 98 में, जब वहाँ कोई चैंपियंस ट्रॉफी या कुछ हो रहा था और पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच था, मुझे याद है कि पूरे का पूरा स्टेडियम जो था वो पाकिस्तान के हक में नारे लगा रहा था। वो बड़े दुखी हुए थे जब भी हम खराब खेलते थे जी। तो इस वजह से मैं उनको समझता हूँ कि हमें उनको तो मुबारकबाद देनी चाहिए। रह गया हमारा अपना मामला, और आपकी मुख्तलिफ पैमानों की गुफ्तगू मैं सुन रहा था। मैं समझता हूँ कि ये क्रिकेट जो है वाकई बहुत ही तनज़्ज़ुली का शिकार है, बल्कि यूँ कहना चाहिए
कि ये जो नई सदी हम पे शुरू हुई है, जिसको हम कह सकते हैं 21वीं सदी, उसमें बहुत ही खस्ता हाली हो चुकी है क्रिकेट की, और खेलों की भी हुई है, स्क्वाश की भी हुई है, हॉकी तकरीबन खत्म हो चुकी है, लेकिन उसी प्रोसेस में से अब क्रिकेट भी गुजर रही है। और उसकी वजूहात में अभी मैं अर्ज करूंगा क्या वजह है। वजह यही है सबसे पहले कि कोई चीज भी कहीं भी किसी सतह पे मेरिट पे नहीं हो रही। आप देखें ना, जो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह लगाए जाते हैं, 3-3 दफा वही शख्सियात आ रही हैं सरबराह लगने। मुझे याद पड़ता है शहरयार खान साहब थे, वो 2 दफा बने, फिर नजम सेठी साहब 2-3 दफा लगाए गए, फिर वो जो थे ज़का अशरफ साहब। ये मुझे नहीं समझ आती है किस किस्म की ये सारी सूरत हाल हो रही है। और एक कोई मुजीबुर रहमान साहब थे जो कि उस वक्त की हुकूमत में बड़े करीब थे, वो भी चेयरमैन बन गए तो 2-3 महीने के लिए। तो आप यहाँ से देखें, जो पिछले 20-25 साल से सिलसिला हो रहा है, वो एक म्यूजिकल चेयर होती है, किसी को लगाते हैं, दूसरे का जोर चलता है तो वो हटा के उसकी जगह ले लेता है। यानी कोई किसी किस्म की परमानेंट, किसी किस्म का सलीका, किसी किस्म का तरीका, कोई शऊर, कोई ढंग है ही कोई नहीं। खालिद साहब, सॉरी टू कट यू आउट सर, खालिद साहब आई एम रियली सॉरी टू कट यू आउट, बट सर आप जो बात कर रहे हैं ये मैनेजमेंट लेवल तक तो ठीक है, लेकिन T20 और वनडे में हम कहते थे कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनका तर्जे क्रिकेट मॉडर्न डे क्रिकेट से मैच नहीं खाता है। हम अब्दुल्ला को ले लें, वो नहीं खेलते उस तरीके से, बाबर आजम को ले लें, नहीं खेलते, असद शफीक को ले लें, वो चले अब तो वो फिलहाल है ही नहीं, लेकिन इसके अलावा जितने भी प्लेयर्स हमारे हैं तो चले वो तर्जे क्रिकेट जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसको टच नहीं करते, ना T20 ना वनडे में। सर टेस्ट में तो उनके लिए सबसे बेहतरीन मौका है, उसके बावजूद तर्जे क्रिकेट से भी मैं बात करता हूँ। जी सर, मैं अहम बात जो कहना चाहूंगा, हुक्म सर, ये जो कुछ हुआ है, ये जो दो ऐसे मैच हुए जिनको हम टेस्ट मैच कहते हैं, ये मैच नहीं है, ये मैच नहीं है। मैच तो वो होता है। सर आवाज आ रही है मेरी आपको? ये एको बीच में आ रही है, बीच में किसी और प्रोग्राम की आवाज आ रही है। नहीं सर, पता नहीं शायद क्रॉस कनेक्शन हो रहा होगा, वरना तो आपकी आवाज क्लियर आ रही है सर मुझे। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपने कहा मैच होता है, मैच होता है, तो मैच होता है जब दोनों टीमें आती हैं, पूरा मुकाबला करती हैं, कोई एक टीम बेहतर खेलती है, जीत जाती है, दूसरी आती। ये तो मैच है ही कोई नहीं है। यानी ऐसे लगता है, अगर आप मेरी बात पे गौर करें तो ऐसे लगता है कि बांग्लादेश यहाँ पे जीतने के लिए, हमें मारने के लिए, फतह हासिल करने के लिए आया था, और हम इस सोच, प्रोग्राम, इस इरादे के साथ उतरे थे मैदान में कि हमने इनसे मार खानी है, और बड़े आराम से हमने मार खा ली। तो ये टीम का मामला जो है वो देखने वाला है, उसके बारे में बड़ी बातें भी होती रही हैं। और फिर आप T20 और इनकी बातें करते हैं, सबसे बड़ी खराबी यही है कि हमारे जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स आए हैं वो धड़ाधड़ मैच खेलने के लालच में T20 भी खेलते रहे हैं, उसके बाद 50 ओवर के मैच भी खेलते रहे हैं। किसी ने तवज्जो ही नहीं दी कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में 4 रोजा क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट की अहमियत, जो असल क्रिकेट है सर, की अहमियत, इस तरह तवज्जो ही नहीं दी थी। वो टेम्परामेंट ही किसी का नहीं रह गया है जो टेस्ट मैच खेलने के लिए होने चाहिए। आप देखें, बांग्लादेश जब मैच दूसरा खत्म हो रहा था तो और कोई होते जो यानी लावाली किस्म के बैट्समैन, तो वो फटाफट चौके छिक्के मारने के चक्कर में आ जाते कि थोड़ी सी रन। उन्होंने प्रोफेशनली हर गेंद को प्रोफेशनली खेला है, आखिर तक खेला है, जब तक उनकी तसल्ली नहीं हुई कि ये गेंद हिट मारने वाली है हमारे। मैं तो हैरान हुआ हूँ थोड़ा सा देख के कि कितनी वो उनकी कंसंट्रेशन थी, कितनी उनकी एप्लीकेशन थी, कितनी शानदार उनकी शॉट सिलेक्शन थी। तो कोई उन्होंने ऐसा नहीं दिखाया। तो वो बहुत ही फर्क है। मेरा ख्याल है कि हमारी क्रिकेट जो है T20 की भी नजर हो गई है, फिर लिमिटेड ओवर्स की भी हो गई है, फिर लीग क्रिकेट की भी नजर हो गई है। जिस तरह मार धाड़, पैसे बनाने, इधर जाओ उधर जाओ, तसल्ली नहीं हो रही, किसी ने उनको इस तरह लगाया ही नहीं कि भाई आपने खालिद साहब, मैं मुल्क के लिए। बिल्कुल, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा, जरा अहमद साहब से भी इस पर मैं पॉइंट लेना चाहूंगा, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं, क्योंकि ये बहुत हो गया है। मतलब आप इतने पैसे आप डालते हैं और अगर पैसे में कटौती की जाती है तो हर तरफ से एहतजाज आना शुरू हो जाता है।
मतलब ये क्यों होता है? अहमद भाई ये बताइएगा कि सर अगर हम देखें अब्दुल्ला के बारे में हम कहते थे कि जनाब तर्ज क्रिकेट उनका बड़ा किताबी किस्म के प्लेयर हैं, उनके शॉट सिलेक्शंस हो गए, साइम अयूब नो लुक शॉट की वजह से मशहूर हैं। इसके अलावा अगर आप शान मसूद की बात करें, बाबर आजम की बात करें, सऊद शकील की बात करें, सलमान अली आगा की बात करें, चले मोहम्मद रिजवान एक थोड़ी सी एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन इसके अलावा जितने भी प्लेयर्स हैं ये कमोबेश वनडे में ये वो क्रिकेट खेल रहे हैं जो 99 में खेली जाती थी, जब जिसमें 270 का टारगेट सामने वाले के लिए अचीव करना आसान नहीं होता था, जब आपको 20 ओवर में 100 रन बनाने होते थे। तो ये उस जमाने की क्रिकेट खेल रहे हैं और हम कहते थे कि जनाब वनडे और T20 में हम बहुत पीछे हैं। ये तो टेस्ट में सर हमारा ये हाल है। अब सोचिए अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस कंडीशंस में खेल रहे होते, इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे होते, इंडिया के खिलाफ खेल रहे होते, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहे होते, ये तो सर वो टीम है जिसको क्रिकेट खेलनी हमने सिखाई है, हमने अफगानिस्तान को क्रिकेट खेलनी सिखाई है, वो हमें मार मार के जा रहे हैं। देखें, जिनको हमने क्रिकेट खेलनी सिखाई है अगर वो हमें घर पे व्हाइट वॉश करके चले गए हैं तो इसमें हमारी नालायकी और उनकी लायकी है कि वो इतना ज़बरदस्त तरीके से अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को सीख गए और फिर उनको एग्जीक्यूट कर गए कि उन्होंने आज हमें कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। देखिए, बिल्कुल खालिद साहब ने जितनी भी बातें की हैं ठीक की हैं और मैं इनसे 110% एग्री करता हूँ। देखें सलमान, अगर हम सोल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे ना, अगर हम सख्ती से अपने प्लेयर्स के साथ नहीं निपटेंगे, इनकी बदमाशियां और गुंडागर्दी वाला जो एटीट्यूड है अगर ये बरकरार रहेगा तो आज से साल बाद और 2 साल बाद भी हम इसी तरह एक टीवी प्रोग्राम में बैठ के इन्हीं मसाइल पे बात कर रहे होंगे कि क्यों पाकिस्तान क्रिकेट टीम हार रही है। सर यहाँ मैं एक बात आपको और मेंशन करूं, आपने जो बात की ना इसी से ये बात निकल रही है। सर अगर किसी को ड्रॉप किया जाता है उसका दिल क्यों टूट जाता है? मतलब मैं भी देख रहा था कि वो शाहीन को ड्रॉप किया गया, उनका दिल टूट गया। यार आप मतलब दिल लगाने के लिए खेल रहे हैं, आप प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे, अगर मैं सलमान मिर्जा की हैसियत से यहां पर एज ए एंकर अगर डिलीवर नहीं करूंगा तो भाई ये मेरी कोई जागीर थोड़ी है, कोई और आगे यहाँ पे डिलीवर करना शुरू कर देगा और आप उस चीज के पैसे ले रहे हो। बाबर आजम क्यों ड्रॉप नहीं हो सकते? मेरा पॉइंट ये है, क्यों नहीं हो सकते? रिजवान ड्रॉप क्यों नहीं हो सकते? क्या सरफराज को बाहर नहीं किया गया, विनिंग कैप्टन को? देखें, प्रोफेशनलिज्म की कमी है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आईपीएल जीती कोलकाता नाइट राइडर्स और उसका कप्तान था श्रेयस अय्यर। वही श्रेयस अय्यर इंडिया के T20 के वर्ल्ड कप स्क्वाड में उसको जगह ही नहीं मिली। बिल्कुल, जिसने आईपीएल में अपनी टीम को एज अ कैप्टन लीड किया और टाइटल जितवाया। अगर पाकिस्तान में वो श्रेयस अय्यर होता और वो पीएसएल जितवाता तो वो सीधा पाकिस्तान। अरे सर अभी पीएसएल में 1 टन के चक्कर में आपने यूएई के प्लेयर को वर्ल्ड कप खिला दिया सर। पाकिस्तान की बात ही छोड़ दें। कहने का मकसद ये है कि देखिए हमारे यहाँ इंडिया की क्रिकेट या बांग्लादेश की क्रिकेट या बाकी टीम की क्रिकेट आगे क्यों गई है? क्योंकि उनके लिए उनकी टीम मैटर करती है, प्लेयर्स मैटर नहीं करते। उनके केएल राहुल आप देख लें, शुभमन गिल देख लें, T20 में ये बड़े बड़े नाम है क्योंकि ये पिछले कुछ अरसे से आउट ऑफ फॉर्म थे, उन्होंने उनको बाहर कर दिया। हमारे यहाँ क्या है, वही बाबर आजम। भाई बाबर आजम क्यों ड्रॉप नहीं हो सकते? अगर बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर सकते तो फिर हमने क्यों उनको अपने साथ जो है वो कैरी करना है और उनको अपने ऊपर जो है वो बोझ बनाना है? इसी तरह और बहुत सारे प्लेयर्स हैं, आप देख लें। अब देखें ना, हमने सलमान ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं था या प्लेयर्स नहीं थे। जो ड्रॉप करने वाली आपने बात की है, हमारे यहाँ एक उल्टा रिवर्स सिस्टम ये होता है कि जिन प्लेयर्स को ड्रॉप करना चाहिए उनको हम मुसलसल खिलाते रहते हैं और टीम पे बोझ बनाई रखते हैं, और जिनको नहीं ड्रॉप करना चाहिए उनको हम जो है वो स्क्वाड में सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन विदाउट कोई मैच खिलाए उनको हम बाहर कर देते हैं। किधर गया यासिर शाह, किधर गया साजिद खान, किधर गया नोमान अली? आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल पेज पे साजिद खान की जो है वो बर्थडे की पोस्ट लगी हुई थी और उस पे नीचे मेंशन था कि साजिद खान की जो बेस्ट विकेट बॉलिंग परफॉर्मेंस थी वो बांग्लादेश के अगेंस्ट ही थी, 8 विकेटें उसने ली थी। तो वो पोस्ट लगाते हुए भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या उनकी जो मैनेजमेंट थी उसको शर्म नहीं आई कि जिस प्लेयर के बारे में हम ये पोस्ट लगा रहे हैं आज ही के दिन और वहां से वही नहीं है और वो सिर्फ टेस्ट खेलने वाला प्लेयर है सिर्फ, आप ये देखें। बिल्कुल। तो अब वो प्लेयर किधर गया? इतना आपने इन प्लेयर्स पे इन्वेस्ट किया। यासिर शाह जो एक मतलब आउटस्टैंडिंग बॉलर था उसको आपने बिल्कुल साइड लाइन कर दिया, गायब कर दिया। तो कहने का मकसद ये है कि आप एक तो जो टैलेंट है, जो ऐसे स्किलफुल बॉलर्स हैं या प्लेयर्स हैं, उनको साइड लाइन कर देते हैं। शफीक थे, आसिम कमाल थे, बड़े बॉलर्स रहे हैं सर। बिल्कुल, आसिम कमाल तो बैट्समैन बड़े शानदार थे। हमने बैटिंग का तो हमारा चले शुरू से ही एक थोड़ा बहुत मसला चलता था, लेकिन इतने भी बुरे हाल नहीं थे। हमारे पास यूनुस खान थे, मिसबा थे और बड़े बड़े प्लेयर्स थे।
तो कहने का मतलब ये है कि देखें सलमान, आपकी जब प्योरिटी ना अपना मुल्क नहीं होगी, आपका नॉन सीरियस एटीट्यूड होगा, आपको होगा कि भाई हम परफॉर्म करें ना करें हमें कौन बाहर करेगा। शाहीन शाह अफरीदी है, बाबर आजम है, रिजवान है, दूसरा है, तीसरा है, इन लोगों को ये एक कहीं ना सर कहीं मैं ये आपने ना एक ऐसा तार छेड़ दिया मेरा, मैं ना इस पे बड़ा खुल के बात करना चाहता हूँ। एक चीज बताऊं जी सर, फिर मैं खालिद साहब की तरफ जाऊंगा। एक चीज मेंशन करने दे सिर्फ, देखें कहीं ना कहीं जो इनका ये एक ओवर कॉन्फिडेंस है ना, ये ठीक भी है, क्योंकि आप देखें चेयरमैन कितने बदल गए, उसके बाद मैनेजमेंट कितनी बदल गई, लेकिन ये प्लेयर उधर के उधर ही हैं। तो उनका जो एक ओवर कॉन्फिडेंस है वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है कि चेयरमैन बदल जाएगा या बोर्ड की मैनेजमेंट बदल जाएगी, लेकिन हमें कोई नहीं छेड़ सकता, हम परफॉर्म करें या ना करें। और हमने पिछले 2-2.5 साल में नहीं परफॉर्म किया तो नहीं बाहर हुए। बात बिल्कुल दुरुस्त है। खालिद साहब सर ये बताइएगा, आप तो एक ऐसे ओहदे पे रहे हैं जो सबसे रेलेवेंट मामला होता है क्रिकेट का, एक्स चेयरमैन आप पीसीबी रहे हैं। सर ये बताइएगा, मतलब प्लेयर्स क्यों नहीं बनाए जाते हैं? अभी हम पिछले अगर 5 या 10 साल की क्रिकेट को अगर हम देख लें, वही बाबर आजम है, वही रिजवान है, वही शादाब हैं, वही मोहम्मद नवाज हैं, इसके अलावा कोई प्लेयर ना आता है ना कोई अंदर उसको इंक्लूड किया जाता है। वही शाहीन शाह अफरीदी हैं, वही नसीम शाह हैं। सर प्लेयर्स क्यों नहीं बनाए जाते? हमारी बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। अगर आप इंडिया का वर्ल्ड कप देखें जो भी इंडिया में हुआ है, जिसमें इंडिया फाइनल में शिकस्त खा गया था, उनकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग थी कि उनका एक प्लेयर अनफिट हुआ पाकिस्तान के मैच के बाहर, उन्होंने जनाब मोहम्मद शामी को इन किया। मोहम्मद शामी बेहतरीन प्लेयर वर्ल्ड कप का साबित हुआ, और आपके पास तो बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं होती है। अहमद साहब ने बड़ी अच्छी बातें की। वो बार बार सवाल पूछ रहे थे कि क्यों नहीं हटाए जाते बाबर आजम, क्यों नहीं हटाया जाता, क्यों नहीं हटाया जाता। उसका जवाब बड़ा सीधा है। आप जरा गौर करें, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे हों जो कि प्लेयर से डरते हों और जिनको ये ख्याल हो कि अगर हम को अच्छी कारकर्दगी ना कर सके तो हमारी अपनी छुट्टी हो जाएगी, और वो इस तरह के उनके हों कि मिन्नत समाजित करके लोगों को खिला रहे हो ताकि किसी तरह काम चलता रहे, तो वहाँ नहीं हटाए जाते। वहाँ बाबर आजम ही खेलता है, दूसरे खिलाड़ी खेलते हैं। तो जब तगड़े एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, आप इंडिया की मिसालें दे रहे हैं, आप दूसरे मुल्कों की भी देख लें, वहाँ पे एक निज़ाम है, वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनका अपना एक मुकाम है, और उनमें इतनी ताकत है, उनमें इतना हौसला है, उनकी अपनी जजमेंट है कि वो जिस खिलाड़ी को समझते हैं कि अब ये टीम के लिए काराबंद नहीं, वो हटा दिया जाता है। उनको उससे कोई खौफ नहीं महसूस होता। यहाँ पे तो हालत ये है कि खौफजदा है एडमिनिस्ट्रेटर। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं सबको जाती तौर पे कुछ ना कुछ जानता हूँ। मौजूदा साहब ही देख लें, वो किसी तरह चाह रहे हैं कि किसी तरह कोई टीम खेल जाए और फिर मैं कहूँ कि देखे मुझे कितना पता था। तो ऐसी सूरत में जब एडमिनिस्ट्रेटर कमजोर होंगे तो खिलाड़ी ताकतवर होंगे, और फिर वो चाहे वो अच्छा खेले ना खेले, वो खेलते चले जाएंगे। बाकी नए खिलाड़ी बनाने की आप बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल उस बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए आपको अपना क्रिकेट का जो बंदोबस्त है उसको ठीक करना पड़ता है। ग्रास रूट लेवल पे क्लब क्रिकेट जो है, बावजूद भी अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना, तो उसके बावजूद भी खालिद साहब हमारे पास कुछ ना कुछ प्लेयर्स तो आते ही हैं। अब मैं अगर बात करूं, सचिन तेंदुलकर अगर पाकिस्तान में होते, अगर सौरव गांगुली पाकिस्तान में होते, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण अगर पाकिस्तान में होते, क्या कोई ऐसा धोनी पाकिस्तान के अंदर कप्तान होता जो इनको ड्रॉप कर देता सिर्फ इस वजह से कि ये फील्डिंग में अच्छे नहीं है? सर पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन अगर हम इसकी बात की जाए, आपके पास उसामा मीर एक अच्छा प्लेयर आया, लेकिन आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे। आपके पास दीगर, और हम बेंच स्ट्रेंथ बना ही नहीं रहे। हम बेंच स्ट्रेंथ एक ऐसी बना रहे हैं जिसके बाद अगर बेंच स्ट्रेंथ को देखते हैं, हम कहते हैं यार जो खेल रहे हैं वही ज्यादा बेहतर है। क्योंकि आप अगर प्लेयर्स को इंडक्ट करते हैं फाइनल 15 के अंदर, तो वो आपकी जगह ले सकता है। क्या बाबर आजम ने किसी प्लेयर को बनाया? मोहम्मद यूसुफ को हमने देखा सर, इंजमामुल हक को हमने देखा, मिसबाउल हक को हमने देखा, यूनुस खान को हमने देखा, एक के साथ एक ग्रूम हुआ, एक के साथ एक ग्रूम हुआ। बाबर ने किसको ग्रूम किया सर? आप एक लफ्ज बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं बेंच स्ट्रेंथ का जी। मैं आपको यानी लिख के दे सकता हूं कि जो हमारे के बाद दिगरे एडमिनिस्ट्रेटर आते हैं उनको पता ही नहीं होगा कि ये भी कोई लफ्ज है, इसका ही कोई मतलब है। जब ये सूरत हाल होगी तो कहाँ से बेंच स्ट्रेंथ बनाई जाएगी? वो तो आते हैं, 2-4 उनके गिर्द उनके चमचे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है टीम बना दी और ये करें और जो करें, और वो मजे से बैठ जाते हैं। जब टीम हारने लगती है वो फिर परेशान होके अपने उन्हीं लोगों से पूछते हैं, फिर उसमें तब्दीलियां करते हैं।
आप मुझसे सारी सच्ची बातें ना करवाए, मैंने भी इसी मुल्क में ही रहना है। तो सर फिर यही रिजल्ट है सर जो हम देख रहे हैं, और इससे भी ज्यादा आप जिम्बाब्वे से शायद हमारा टेस्ट मैच में हारना रह गया। जिम्बाब्वे खेल रही है वैसे टेस्ट क्रिकेट। जिम्बाब्वे तो फिर अच्छी बड़ी टीम है, नहीं बड़ी शर्मनाक सूरत हाल है, बहुत शर्मनाक सूरत हाल है। और अब देखिए इसके लिए क्या क्या तैयारियां की गई थी, क्या क्या बताया गया था। ऑस्ट्रेलिया से कोच दरामद किया गया गिलेस्पी, और फिर कभी वकार यूनुस को लगाया गया, फिर किसको लगाया गया, कितने कितने पैसे दे के इन सारों को रखा गया। तो मुझे वो एक लतीफा आपसे डरते सुनाना चाहता हूँ। किसी का कत्ल का मुकदमा था, तो उन्होंने एक वकील से करवाई, एक मुकदमा लड़ दो, उसने कहा जी मैं इससे 5,000 या कुछ लूंगा। उन्होंने एक बड़े वकील से बात की, उसने कहा मैं 5 लाख बड़ा मुकदमा अच्छा लड़ूंगा। वो मुकदमा उसने लड़ा 5 लाख वाला, और उसका नतीजा ये निकला। वो उसी वकील, छोटे वकील ने पूछा क्या बना, उन्होंने कहा जी 5 लाख की है उसको। तो उन्होंने कहा यार ये तो मैं 5 लाख तो इतने लोगों पास से लाने की जरूरत सियासी है, काम से मकामी तौर पे भी हो सकता है इस तरह। और मुझे तो आइंदा का मजीद खौफ ये महसूस हो रहा है कि अरबों रुपए जो लगाए जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एक वक्त बड़ा काम है, उस वक्त तक हो नहीं सकेगा मुकम्मल, और फिर जो बनेगा वो भी कुछ नाकिस किस्म की चीजें होंगी। फिर ऊपर से इंडिया का प्रेशर होगा कि हमने नहीं आना। अब मुझे यानी मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ मैं गलत साबित हूँ। मेरा हाल ये ट्रॉफी है ये यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी। लेट्स सी सर, ये तो इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट एंड टू अर्ली टू से। अहमद साहब ये बताइएगा, अच्छा क्योंकि मैं जो कोचेस की बात भी खालिद साहब ने की है, कोचेस आप ये देखें कि आपके पास जो इस वक्त कोचेस हैं, उन कोचेस की सरबराही के अंदर इंडिया ने 2011 का वर्ल्ड कप अपने मुल्क के अंदर जीता। मतलब गैरी क्रिस्टन कुछ छोटा नाम नहीं है क्रिकेटिंग वर्ल्ड का, गिलेस्पी छोटा नाम नहीं है क्रिकेटिंग वर्ल्ड का। और जिस तरीके से गैरी क्रिस्टन ने अफसोस का इजहार किया था अमेरिका में और वेस्ट इंडीज में होने वाले T20 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शर्मनाक शिकस्त का, इसका मतलब ये कि सर आप मतलब मार्स से जुपिटर से लेकर आ जाएं कोई कोच, लेकिन वो जब आप खुद नहीं खेलना चाहेंगे तो कोई आपको ट्रेन नहीं कर सकता। ये बात कई दफा की गई कि प्लान बनाया जाता है, प्लान एग्जीक्यूट कोच नहीं करेगा, प्लेयर ने एग्जीक्यूट करना है ऑन ग्राउंड। सलमान, ये जो आपने इसकी गैरी क्रिस्टन की बात की है ना, ये बात मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ कि गैरी क्रिस्टन रिजाइन करने लगा था T20 वर्ल्ड कप के बाद। सर, वो चेहरा और उसने कहा कि जो पॉलिटिक्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम में है, मैं अपना नाम नहीं खराब करूंगा, मैंने कभी नहीं देखी इतनी पॉलिटिक्स। दूसरा वो ये कहता था कि एक मीटिंग होती थी कोचिंग स्टाफ की प्लेयर्स के साथ, जिसमें हम एक प्लान डिसाइड करते थे कि इस प्लान को एग्जीक्यूट करना है मैच में, और एक मीटिंग जो है वो हिडन तौर पे प्लेयर्स आपस में करते थे कि हमने जो है ना मैच के अंदर क्या करना है और क्या नहीं करना। तो वो बड़े इन्होंने अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, मैंने ये कंफर्म सोर्सेस के साथ, सर उन्होंने ये नहीं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से इसलिए मैं रिजाइन कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि भाई मेरे नाम के साथ ना कामयाबियां देख लें एज अ प्लेयर, एज अ कोच। और गैरी क्रिस्टन खुद से अपनी कोचिंग को ऑफर नहीं करते हैं, वो पहले ये चेक करते हैं कि आप चले, वो माली मामला सब अलग जगह, लेकिन क्या उनकी कोचिंग से वो टीम एक अच्छी पोजीशन पर आ सकती है। जैसे आज भी नाम लिया जाता है कि अगर T20 ODI वर्ल्ड कप 2011 का इंडिया ने धोनी की सरबराही में जीता, उसके पीछे माइंड सेट गैरी क्रिस्टन का था, किसी और का नहीं था। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरा ना देखें सलमान, हमें कहीं ना कहीं ना थोड़ी सी खुद भी अकल का मुजाहरा करना पड़ेगा। इंडिया देखें आपके 2 ODI वर्ल्ड कप जीता हुआ है, और उस ODI वर्ल्ड कप स्क्वाड के जो मेंबर्स हैं वो आपको बोर्ड में कहीं नजर नहीं आएंगे। लेकिन हमने 92 का वर्ल्ड कप क्या एक जीत लिया, वो अजाब बन गया। वही 92 के लोग कभी कहाँ घुस जाते हैं, कभी कहाँ। एक तो वकार यूनुस साहब के साथ कौन से मुझे नहीं समझ आती है, मुझे 2 बार कोच बने, कमेंट्री उनको नहीं करनी आती, उनको इंग्लिश की सिर्फ आप मुझे उनकी दौरान अपने वक्त के बड़े शानदार बेहतरीन क्रिकेटर रहे होंगे, लेकिन 2 बार सचिन तेंदुलकर भी अपने वक्त के एक बहुत बड़े प्लेयर थे, लेकिन वो अच्छे कप्तान नहीं साबित हुए। तो वकार यूनुस अगर अच्छे बॉलर रहे हैं अपने दौर के, तो दैट डजंट मीन कि वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर या अच्छे कोच साबित होंगे। वकार यूनुस साहब जब भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ एसोसिएटेड हुए हैं या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में फितने फसाद ही हुए हैं। और मेरे ख्याल में उनकी जो रेपुटेशन है वो इस तरह की है कि वो 2 दरख्त भी खड़े हों तो उनको भी वो लड़ा दें।
तो मेरे ख्याल में कि अकल करनी चाहिए हमें, वही मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक, इनमें से निकलें यार। आप खुदा के लिए जो T20 है उसके स्पेशलिस्ट लेके आए, जिन्होंने खुद T20 खेली हो, ODI के लिए वो लेके आए। मेरी तजवीज़ लेंगे सर, तो मैं तो ये कहूँगा अगर आपने हारना ही है, कोई ऐसी मसले की बात नहीं है, आप हारें, लेकिन आप इन्वेस्ट करें नए प्लेयर्स पर और उनको प्लेयर रहने दें कि आप प्लेयर हैं, आपका काम है परफॉर्म करना, आपका काम है पाकिस्तान को इन मैदानों में फतह दिलाना। आप प्लेयर हैं, आप स्टार ना बने भाई। स्टार अगर आपने बनना है तो भाई फिल्में हैं, आप वहां पे जाके किस्मत आजमा लें, ड्रामों में जाके किस्मत आजमा लें। मैं क्योंकि वाइंड अप करना है, खालिद साहब आपके लास्ट कमेंट सर। मेरा कमेंट यही है कि आपका निज़ाम बिल्कुल खराब है, आप निज़ाम को दुरुस्त करें, आप मजबूत तगड़े एडमिनिस्ट्रेटर ऊपर देके आए जिनको अपने आप पे भी एतमाद हो, जो बड़े बड़े जुर्रतमंदाना फैसले जिनका आप सरसरा कर रहे हैं, बड़ी ठीक बातें हम कर रहे हैं, लेकिन ये फैसले करने के लिए भी कोई हौसला चाहिए, कोई बंदा चाहिए, कोई समझ बूझ वाला चाहिए जिसको पता ही ना हो, जो हर चीज में इधर उधर पूछता फिरेगा, वो फैसले कैसे करेगा। अगर आप ये कर सकते हैं तो फिर इसी टीम को भी पांव पे खड़ा किया जा सकता है, उनको टीम बनाया जा सकता है। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो खड़ी खड़ाई टीम को ना आप वेंटिलेटर पर लेकर आ जाएंगे, जैसे हो गया है सर, है ना? हो गया जी, बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। अहमद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। ये एक ऐसा टॉपिक है, मतलब दिल पे जाके तीर लगता है मेरे। हमने पाकिस्तान में क्रिकेट का उरूज देखा है, हमने वसीम अकरम को देखा है, हमने वकार यूनुस को देखा है, हमने जावेद मियादाद को देखा है, हमने ऐसे ऐसे प्लेयर्स देखे हैं जिन्होंने सामने वालों के जबड़ों से फतह निकाल के लेकर आए हैं। और अब तो ऐसा लग रहा है कि जनाब हमको कोई बच्चा समझा हुआ है, किसी ने कोई भी आता है गुद्दी पे थप्पड़ मारता है और फतह हमारे हाथ से लेके चला जाता है। दिल दुखता है, अफसोस होता है, क्योंकि ये एक वाहिद खेल है जिस खेल के साथ पाकिस्तानियों के दिल धड़कते हैं। ये खेल नहीं है, ये पाकिस्तान की रगों में खून बन के दौड़ता है और इसके साथ जिस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, और आज से नहीं पिछले कई सालों से, पाकिस्तानी अवाम एक वक्त आएगा कि क्रिकेट को देखना पसंद करना ही छोड़ देंगे। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ सियासी मंजरनामे पे जरा डिटेल में बात करेंगे। जनाब प्रोग्राम एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, सियासी मंजरनामे पर नजर डालते हैं। अपोजिशन अपनी एहतजाजी तहरीकों में इजाफे लेकर आ रही है, लेकिन इस सारे मंजरनामे के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब की जो कदर कीमत है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा इस सेंस में हो गया कि अपोजिशन भी जाती है और ख़ुद मौलाना साहब भी अपोजिशन के साथ काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने की बातचीत हो रही है, लेकिन अलग अलग हो रही है। यानी अभी अपोजिशन भी यूनाइटेड नहीं है, लेकिन इस सारे मामले के अंदर आसिफ अली जरदारी सदर ममलिकत साहब वो भी मुलाकात करने के लिए मौलाना फजल रहमान साहब के पास चले आते हैं, शहबाज शरीफ साहब भी मुलाकात करने के लिए मौलाना फजल रहमान साहब के पास चले जाते हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब का, मौलाना साहब का JUI का बड़ा क्लियर स्टांस है कि जनाब ये जो हुकूमत आई है ये अपने वोटों से नहीं आई, दोबारा से इलेक्शन कराए जाएं और फिर इसी सारे मंजरनामे में कानून साजी भी करने की कोशिश की जा रही है। अब उस कानून साजी के तहत जजेस की तादाद का में इजाफा किया जाएगा, 20 गालिबन उस तादाद में इजाफा करके 20 कर दिया जाएगा, 17 से बढ़ा के। अब इसके अंदर जो JUI के वोट हैं वो बड़ी कदर कीमत उनकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मौलाना साहब किसका साथ दे रहे हैं? क्या वो अपोजिशन के साथ हैं? क्या वो हुकूमत से बातचीत में कोई ऑफर अपोजिशन हुकूमत की तरफ से की गई है, उनके साथ जाने वाले हैं? इस पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ कामरान मुर्तज़ा साहब इस वक्त मौजूद हैं, उनसे ज़रा गुफ्तगू का सिलसिला का आगाज़ करते हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, कानूनदान भी हैं और JUI के सीनियर रहनुमा। कामरान साहब अस्सलाम वालेकुम सर, हुजूर वाला क्या हाल है आपके? कामरान साहब मैं अगर आपसे पूछूं JUI या मौलाना साहब, चलें मौलाना साहब मैं कहूँ क्योंकि ऑब्वियसली मौलाना साहब के बाद आपकी बड़ी अहमियत पार्टी के अंदर है। सर किसके साथ हैं? मतलब मुलाकातें तो हर कोई कर रहा है, तो किसके साथ? अभी अपोजिशन के साथ समझें या हुकूमत से कोई हो रही है बातचीत? देखिए हम अपोजिशन में बैठे हुए हैं, अगर कोई हमारे पास आता है तो सियासत में किसी को रोक तो नहीं सकते। बिल्कुल नहीं रोक सकते, बिल्कुल। तो अपोजिशन में हम बैठे हुए हैं, मगर हमारा जो भी स्टांस होगा वो अपना इंडिपेंडेंट है। हम किसी के साथ चले जाएंगे और किसी के साथ जो है ना उसकी हाँ में हाँ मिला के संगत करना शुरू कर देंगे, ये बात नहीं है। इशू टू इशू जो है ना वो हम चलेंगे, मामलात लेके चलेंगे और यही हम जो है ना वो। और ये किसी वाला जो आपने वर्ड यूज किया, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए या हुकूमत के लिए? सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए। तो सर वो आप भी एक तरीके से एहतजाजी तहरीक कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं आप, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जलसे अनाउंस किए हैं। आपको याद होगा सर जब PDM बनाई गई थी, मौलाना फजल रहमान साहब उसके सरबराह थे, तो आप लोगों ने यूनाइट होके PTI की हुकूमत के खिलाफ बाकायदा तहरीक चलाई थी, फिर वो कामयाब भी हुई थी।
इन तहरीकों से आपको नहीं लगता कि अगर डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम आ जाएगा? देखिए, बात यह है कि हमने वो तारीख भी हमने चलाई थी, उसमें सिर्फ मुस्लिम लीग वाले या पीपल्स पार्टी वाले तकरीर करने आते थे। बाकी जितना वर्कर था वो JUI का। स्ट्रीट पावर आपकी थी? स्ट्रीट पावर हमारी थी, हमारी है। और मगर ये जो ना वो हम उसके बाद एक तजर्बे के बाद जो ना वो सबके लिए ईंधन बनने के लिए तैयार नहीं है कि हुकूमतें हम गिराएं और उसके बाद जो ना फायदा कोई और उठाए। हम अपने तौर पे जो जिन इश्यूज पे हम समझेंगे, मुनासिब समझेंगे, हम अपने वर्कर को रोड पे निकालेंगे। जिस पे हम नहीं समझेंगे वो रोड पे नहीं निकालेंगे। वो हमने क्लियर कर दिया हुआ है PTI के साथ कि हमारा एहतजाज के साथ, आपके एहतजाज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कभी कोई ऐसा इशू आए तो फिर उस पर बात करेंगे, मगर किसी इस एहतजाज के साथ जिस पे वो एहतजाज कर रहे हैं वो उसके साथ हमारा कोई इशू नहीं। तो सर वो उसकी वजह कुछ और है, या ये भी हो सकती है कि जो एहतजाज उनकी तरफ से किया जाता है वो नामुनासिब भी समझा जाता है, थोड़े से वायलेंस भी होता है, दीगर चीजें भी होती हैं इस वजह से? क्योंकि आप लोगों ने तो धरने भी दिए हैं, आप लोगों ने लॉन्ग मार्च भी किया है और बड़ा एक कहते हैं ना मुनज्जम तरीके से काम होता है, तो इस वजह से आपने थोड़ा उनसे अलग अपने आप को रखा हुआ है? देखिए, हमारा जो है ना उनके साथ अभी तक जहाँ पे इशू कॉमन होगा हम उनके साथ चलेंगे, जहाँ पे इशू कॉमन नहीं होगा वहाँ हम उनके साथ नहीं चलेंगे। ये बड़ी सीधी सी बात है और ये हमने उनको बिल्कुल जो है ना वो बता दिया। हमने सिर्फ उनके साथ एक कमिटमेंट की है कि लेजिस्लेशन में हम आपके साथ बढ़ने के लिए तैयार हैं, मगर लेजिस्लेशन में हम इशू टू इशू चलेंगे। कोई पीस ऑफ लेजिस्लेशन होगा उस पर हम बात करेंगे, जहाँ पे हमारा इत्तेफाक होगा हम इकट्ठे मिलके चलेंगे। तो जहाँ पे हमारा इत्तेफाक नहीं होगा हम आपको सिर्फ बता देंगे कि जी इस पे हमारा आपका इत्तेफाक नहीं बन रहा, हम आपके साथ मिलके वोट कास्ट नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल वेल एंड गुड। सर ये बताइएगा, जजेस की तादाद के इजाफे में JUI का क्या स्टांस है, होनी चाहिए? अदरवाइज तो इसमें कोई ये बड़ा इनोसेंट सा आइडिया लगता है। हाँ, तो शरारती सा ज्यादा लगता है। हाँ, तो इस इनोसेंट आइडिया को जो है ना आमतौर पे लोग अपोज न करते, मगर उस वक्त अपोज न करते या हम भी उस वक्त अपोज न करते जब लाहौर हाई कोर्ट में जो है तादाद पूरी होती। 60 की मेरा ख्याल तादाद है, उसमें 24 जज कम। सिंध हाई कोर्ट में जो तादाद है उसमें से 12 जज कम है। बलोचिस्तान में भी जजेस कम है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी हाई कोर्ट में जजेस कम है। लोअर जुडिशरी जो छोड़ दें ना, लोअर जुडिशरी का तो उससे भी बुरा हाल है। तरफ आ रहा था लेकिन आपने कहा छोड़ने चले। हाँ, उसका तो बहुत ही बुरा हाल है ना। जब आप अपनी हाई कोर्टों को मुकम्मल नहीं कर पाए और इतने अरसे में मुकम्मल नहीं कर पाए, अच्छा फिर यही सुप्रीम कोर्ट में जो है ना 4-6 हफ्ते पहले चले जाइए, 10 हफ्ते पहले चले जाइए, आपकी 17 की तादाद भी पूरी नहीं। बिल्कुल। अब अचानक जो है ना आपके ऊपर जो है ना एक कैफियत वारद हुई है एक जजमेंट के बाद, और फिर उस जजमेंट के बाद जो है ना वो आपके ऊपर जो है ना पब्लिक इंटरेस्ट जो है सवार हो। तो सर ये इस कैफियत का कहीं ना कहीं ताल्लुक 12 जुलाई के फैसले से तो नहीं है? कहीं ना कहीं इसी से ताल्लुक बनता है, या और बाकी भी ताल्लुक बन सकते हैं। और भी मतलब एक ताल्लुक तो ये भी बनता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक डिवीजन मौजूद है और 2 माइंडसेट है। 2 माइंडसेट में अपने माइंडसेट को जो है ना वो इसको भी उन्होंने इस्तेमाल समझ कि अपने लोगों की तादाद बढ़ा ली जाए और ताकि दूसरी। तो सर फिर आप वोट करेंगे नहीं करेंगे इस सारे मामले में? क्योंकि आपने कहा ना कि हम तो इशू बाय इशू चलेंगे और ये बहुत एक अच्छी अप्रोच होती है, तो इस इशू पे JUI वोट करेगी? जी मैंने मुखालफत की है, कल सेनेट में था ना मैं। जी बिल्कुल मुखालफत कर रहा। ठीक है। अच्छा, अगर हुकूमत ने जो आपसे शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की, 2 इतने बड़े लीडर मुलाकात करते हैं, ऑब्वियसली सर वो फिर खाने की टेबल पे सियासत की बात ही होती है, तो सर कुछ ऑफर वगैरह हुई है मौलाना साहब को या नहीं हुई? देखिए, मौलाना को इतना अंडर एस्टिमेट ना करें ना कि नहीं सर, मैं तो कह ही नहीं रहा। उन्होंने भी अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर दिया, कहा कि जी 2 सीटें मांगी हैं सेनेट की, और इन्होंने इस मामले में भी अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर दिया जी कोई गवर्नर की जो है ना जो स्लॉट मांगी है। नहीं, ऐसा नहीं है। मौलाना जो है वो इतना छोटा भी नहीं है कि वो नहीं सर, मैं तो ये बात कह ही नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूं सर इसमें उनकी कदरों कीमत का इजाफा हो गया। आप देखें जरदारी साहब भी आ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं। अपोजिशन जो आप पर स्टेज पर खड़े होकर तनकीद करती थी और जाती तनकीद करती थी, वो भी चाहते हैं कि आप उन्हीं के साथ मिले रहें। तो सर हम कहाँ उनका आपको कर्म कर रहे हैं? ये अल्लाह पाक का फजल है, ये अल्लाह पाक का फजल है। ये इसको हम अल्लाह से जोड़ते हैं इस मामले। जी सर। तो सर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ अगर किसी भी इशू में इत्तेहाद होता है तो आपको नहीं लगता कि वो नजरिए का फर्क आएगा? क्योंकि नजरियात तो आप लोगों के मुख्तलिफ थे, लेकिन जाती तनकीद बहुत हुआ करती थी मौलाना साहब पे, जिस पर हर कोई कहता था कि ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए, जाती तनकीद पहले मौलाना ने छोड़ी। जिस वक्त इमरान खान साहब कस्टडी में चले गए तो मौलाना ने हम सबको मना कर दिया कि आप इस पे, क्योंकि वो जवाब देने की पोजीशन में नहीं है इमरान खान साहब, तो आप जो है ना आप इसके ऊपर कोई जो है ना वो तनकीद ना करें। खुद भी उन्होंने बंद कर दी तनकीद करना और हमें भी मना कर दिया गया। और
और उसके बाद से हमने तनकीद नहीं की, हालांकि उसके बाद भी मौलाना पे तनकीद आती रही या JUI पे तनकीद आती रही, मगर हमने किसी बात का जवाब नहीं दिया। तो जहां तक इकट्ठे एहतजाज की बात आप करते हैं, इकट्ठे एहतजाज जो है वो हमारा मुनासिब लगता भी नहीं है। ठीक है, PTI के वर्कर का जो ना अपना एक लाइफस्टाइल है और आपका बिल्कुल हमारा अलग से लाइफस्टाइल भी आती हैं हमारी, तो ख्वातीन जो है वो असेंबलियों में जो है ना भैया अपना काम बाकी करती हैं, मगर इस तरह से वो हमारा जो ना वो जो लाइफस्टाइल है वो उनसे अलग है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमारे साथ कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद थे, कह रहे थे कि जनाब हम ये जजेस के मामले पे भी इख्तलाफ करेंगे हुकूमत से। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।